हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइन्स आईएएस अकेडमीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज जो हम अपने सेशन में डिस्कस करने वाले हैं वीकली स्पेशल सेशन में। यहाँ पे हम अपने पॉलिटिकल साइंस से के रिलेटेड आपके जितने भी अभी तक आपके टॉपिक कवर हुए हैं, जो कि आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तक कवर हो चुका है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक। जैसा हमने लास्ट वीक भी करा था, बेसिकली यहाँ पे होने ये वाला है कि इसमें आपके 25 क्वेश्चंस का सेट है। ओके। और यहाँ पे आपको जैसा आप हमेशा से करते हैं, वीडियो को पॉज करना है, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर टाइप करना है और वीडियो वापस आके अपना आंसर चेक करना है, और बाय द एंड ऑफ द वीडियो अपना फाइनल स्कोर कमेंट सेक्शन में टाइप करना है, सो दैट यू कैन नो आपको कितना समझ आया। ठीक। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। So first question is, consider the which among of the following are the features of parliamentary form of government: dual executive, single membership, individual responsibility, separation of power. And your options are 1 and 3 only, 1 only, 2, 3, 4 only, all of the above. So देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो होगा आपका, वो होगा आपका 1 only। क्योंकि होगा 1 only, देखते हैं एक एक करके। देखिए, आपका जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं ये, ठीक। आपका डुअल एग्जीक्यूटिव बिल्कुल ठीक है, आपका एक नॉमिनल होता है, एक आपका रियल एग्जीक्यूटिव होता है। ठीक। सिंगल मेंबरशिप नहीं होती है हमारे यहाँ पे, डुअल मेंबरशिप होती है। ओके। आपका सेकंड ऑप्शन कैंसिल हो जाता है, तो आपका 2, 3, 4 कैंसिल हो जाता है, आपका ऑल ऑफ द अबव कैंसिल हो जाता है। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे यहाँ पे नहीं होती, मतलब आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं ना जब हम, तो यहाँ पे आपकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब आपकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो आपका इसका इट मीन्स आपका थर्ड वाला ऑप्शन भी कैंसिल होता है, तो आपका 1 और 3 भी कैंसिल, और आपका आंसर आता है 1 ओनली। सेपरेशन ऑफ पावर वैसे भी आपका जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसका ज़्यादा अच्छा फीचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू एवरीवन इंक्लूडिंग कॉर्पोरेशन और कंपनीज। All the fundamental rights given to alien are also available to citizen, but not all the fundamental rights given to the citizens are extended to the aliens. And your options are 1 only, 2 only, both या none. इनकरेक्ट बताना है। इसका आंसर होगा आपका डी, विच मीन्स आपके दोनों स्टेटमेंट सही हैं। पहला स्टेटमेंट ये बिल्कुल ठीक हो जाता है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे ना सिर्फ इतना बोला है कि फंडामेंटल राइट्स आपके कॉरपोरेशन और कंपनीज दोनों को मिले हैं। ठीक। अगर ये यहाँ पे बोलते कि सारे फंडामेंटल राइट्स मिले हैं तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाता है, बट इन्होंने एक जनरल स्टेटमेंट बोला है कि यहाँ पे मिले हैं, और हमने देखे भी हैं आपके जब हम फंडामेंटल राइट डिस्कस कर रहे थे, तो कहीं का आपका डिफाइन भी करा गया है। जब पर्सनस का यूज़ होता है वर्ड, तो वहाँ पे फिर आपका कॉर्पोरेशन कंपनीज भी, कॉर्पोरेशन या कंपनीज भी आपका उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि जितने भी फंडामेंटल राइट आपके एलियंस को मिले हैं वो आपके ऑटोमेटिकली आप मान सकते हैं कि वो सिटीजन को भी मिले होंगे। ठीक। लेकिन जितने भी आपके सिटीजन्स को मिले हैं वो आपके एलियंस को मिले हों ये ज़रूरी नहीं है, सब के सब। ओके। आपने देखा भी होगा कि कुछ ऐसे, फॉर एग्जांपल आपका 15 हो गया, आर्टिकल 16 हो गया, आर्टिकल 19 हो गया, आर्टिकल 29, 30 हो गया, ये आपका एक्सक्लूसिवली आपके सिटीजन्स को मिले हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये इसका एक्सप्लेनेशन आप एक बार पॉज करके पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी? टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, टू अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट आइडल्स। इसका आंसर होगा आपका ए। तो जब आप ने फंडामेंटल ड्यूटी वाला लेक्चर कवर किया होगा तो वहाँ पे आपने ये गौर किया होगा कि ये बिल्कुल हाईलाइट करके बताया गया था कि टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं कंसिडर किया जाता है। ठीक। और ये जो साइंटिफिक टेम्पर की बात कर रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करने की बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को अवॉइड करने की बात कर रहे हैं, ये सब फंडामेंटल ड्यूटीज़ में दिया गया है। आर्टिकल 51A में आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई हैं। ये आपकी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो आप ये एक सीरीज़ में बता रखी है। आप इसको एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। जैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशन को अबाइड करना हो गया। ओके। आपके नेशनल स्ट्रगल जो था फ्रीडम का, उसके नोबल्स को जो फॉलो करना हो गया। देन आपका सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना। देन आपका हो जाता है हारमोनी को प्रमोट करना। फिर अगर हम और आगे बात करें तो आपका साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट प्रोविजंस अंडर डीपीएसपी एज इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहला स्टेटमेंट है आपका इसमें, सिक्योरिंग ऑफ फॉर सिटीजन्स ऑफ इंडिया अज यूनिफॉर्म सिविल कोड, ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत, प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्री इन रूरल एरिया, सिक्योरिंग फॉर ऑल रीजनेबल लेजर एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द above
are Gandhian principles that are reflected in the directive principles of state policy? 1, 2 and 4 only, 2 and 3 only, 1, 3, 4 only, 1, 2, 3, 4. सो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका बी, विच मीन्स 2 and 3 इसका आंसर होगा। आपने देखा होगा कि 3 कैटेगरीज में इसको स्टडी करने के लिए डिवाइड किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिवीज़न नहीं है, ठीक। सो आपके 3 कैटेगरीज देखी गई थी, जिसमें से एक थी आपकी गांधीयन कैटेगरी। सो जो गांधीयन कैटेगरी में बात करी गई है, सो आपका जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये आपका आर्टिकल 44 के अंदर जो आता है, लेकिन ये आपका लिबरल जो अप्रोच है उसमें ये कंसिडर किया जाता है। ओके, सो आपका अगर 1 ऑप्शन से हटता है तो ये आपका ए नहीं हो सकता, आपका सी आंसर नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, और आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता है 2 and 3। 4th आपका फिर अपने आप ही आपका ऑप्शन से हट जाता है, और वैसे भी आपका ये वर्कर से रिलेटेड बात है। ओके, सो ये आपका गांधीयन प्रिंसिपल में वैसे भी नहीं आएगा। और आप देखेंगे कि गांधीयन जो आपके प्रिंसिपल्स जो जिसमें डिवीजन किया गया है, उसमें आपको मोस्टली विलेज से रिलेटेड और काफ़ी जो आइडल स्टेट है वो मानी गई है ना। गांधी वैसे भी कहते थे कि जो ग्राम राज्य है वो ही राम राज्य है। सो इसका जो कंपैरिजन जो आप देख रहे हैं ये आपको एक आइडल स्टेट ही दिखाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The instrument of instruction contained in the Government of India Act 1935 have been incorporated in the Constitution of India in 1950 as fundamental rights, DPSPs, extent of executive power of state, conduct of business of Government of India। एंड ये आपका 2010 का क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा आपका बी, विच मीन्स ये DPSP को ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की बात करी गई है ना। सो इसका डायरेक्ट आंसर आपका DPSP है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2012 का है। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्लैश आर दी अमंग द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स लेड डाउन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? पहला है आपका टू प्रिजर्व हेरिटेज और रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर, टू प्रोटेक्ट वीकर सेक्शन फ्रॉम सोशल इनजस्टिस, to develop scientific temper and spirit of inquiry, to strive toward excellence in all sphere of individual and collective activity। And your options are 1 and 2 only, 2 only, 1, 3, 4 only, 1, 2, 3, 4। सो अभी हमने पीछे ही पूरी लिस्ट डिस्कस की है, तो अगर आप लोगों को याद है, वैसे भी याद होगा ही, सो आपके लिए ये क्वेश्चन फिर बहुत केक वॉक हो जाता है। इसका आंसर होगा आपका सी, विच मीन्स आपका 1, 3, 4 है। सो बेसिकली अगर आप यहाँ पे एक एक करके इनको वैसे भी पढ़ते हैं, सो हेरिटेज की बात हमने करी है पीछे प्रिजर्व करने की। सो पहला आपका आंसर में होगा। दूसरा वीकर सेक्शन फ्रॉम सोशल इनजस्टिस, नहीं, ये बहुत ही वैसे भी आपको ऑड सा स्टेटमेंट लग रहा है, इतना ज़्यादा आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ में नहीं बोला जा सकता है। सो आपका आंसर ए नहीं होगा, आपका आंसर बी नहीं होगा, आपका आंसर डी नहीं होगा, आपका सीधे सीधा आंसर 1, 3, 4 आ जाता है। स्ट्राइव द एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, ये हमने पीछे भी लिस्ट में देखा है कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल इन लोकसभा ओनली। If such an amendment seeks to make changes in the federal character of the constitution, an amendment also required to be ratified by legislature of all the states of the India। एंड आपको करेक्ट बताना है 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन। 2013 का क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर जो होगा आपका वो होगा आपका डी, विच मीन्स आपके दोनों स्टेटमेंट गलत है। सो पहला स्टेटमेंट जहाँ पे बोलते हैं कि आपका जो अमेंडमेंट अगर कॉन्स्टिट्यूशन में करना है उसका बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, तो ये गलत है। ये आपका राज्यसभा से भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। किसको ये पावर नहीं दी गई है? आपकी जो स्टेट असेंबलीज होती है ना, उनको ये पावर नहीं दी गई है कि वो इसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे आपके सारे स्टेट्स का रेटिफिकेशन नहीं, ये गलत है। आपको हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए होता है, तो ही आप उसको अमेंडमेंट को आप अगर वो फेडरल कैरेक्टर को अफेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे रेटिफिकेशन की ज़रूरत है। हमने देखा था कि अलग अलग तरीके से आपके अमेंडमेंट भी होते हैं, ठीक, पर जहाँ पे आपका फेडरल कैरेक्टर को वो अफेक्ट कर रहा है तो वहाँ पे हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फंडामेंटल राइट्स आर रिस्ट्रिक्शन ऑन द आर्बिट्री एक्शन ऑफ द स्टेट ओनली। All the violation of fundamental rights will be heard under Article 32 or 226। And your options are 1 only, 2 only, both या none। इनकरेक्ट बताना है, और जो आंसर होगा आपका वो होगा आपका सी, विच मीन्स आपके दोनों स्टेटमेंट गलत है।
पहला स्टेटमेंट गलत इसलिए है क्योंकि इन्होंने बोला है कि फंडामेंटल राइट्स आपके सिर्फ स्टेट के आर्बिट्री एक्शंस पे रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। नहीं, आपने देखा भी होगा जब फंडामेंटल राइट्स आप कवर कर रहे थे, हम कवर कर रहे थे, तो वहाँ पे कई जगह पे आपका जो जो इंडिविजुअल है उसको भी रोका गया है, ओके, कि वो किसी के उसको कर्व ना करे, ठीक है। सो यहाँ पे आपका पहला गलत हो जाता है, और वैसे भी आपका ओनली वर्ड लगा है तो आपको एक बार रुक के यहाँ पे सोचना पड़ता है। दूसरा, ऑल दी वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स विल बी हर्ड अंडर आर्टिकल 32 और 226। सो ये भी आपका गलत है क्योंकि सारे वायलेशन आपके 226 और 32 के अंदर नहीं सुने जाते हैं। सिर्फ वो जहाँ पे आपका स्टेट जो है वो वायलेट कर रहा है आपके फंडामेंटल राइट्स को, वहाँ पे जो होगा वहाँ पे आप आर्टिकल 232 के थ्रू या फिर 232 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में और 226 के थ्रू आपके हाई कोर्ट में जाएंगे। ओके, सो अदर जो केसेस होंगे जहाँ पे आपका इंडिविजुअल के थ्रू हो रहा होगा तो वहाँ पे आप इन दोनों का यूज़ नहीं करेंगे, और चीज़ें वहाँ और रेमेडीज़ वहाँ पे एक सिटीजन के लिए अवेलेबल है। सिटीजन के लिए मतलब और रेमेडीज़ जो हैं वो आपके जो इंसान है उसके लिए अवेलेबल है, ठीक। यहाँ पे भी वही लिखा है, आप इसी बार पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज इंक्लूडेड इन प्रियम्बल, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज, 9th शेड्यूल। और आपका आंसर होगा इसमें बी, विच मीन्स आपका DPSP में आपका प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करी गई है। और जहाँ तक मुझे याद है ये आप आई गेस आपका आर्टिकल 51 में बात करी गई है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। द प्रिंसिपल स्पेल आउट सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री। द प्रोविजन कंटेन्ड इन दीज प्रिंसिपल्स आर नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट एंड आवर ऑप्शंस आर 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन। सो इसका आंसर होगा आपका सी, विच मीन्स आपके दोनों स्टेटमेंट सही हैं। सो पहला स्टेटमेंट जहाँ पे ये बोलते हैं कि आपका DPSP जो है सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं, बिल्कुल ठीक है। जब हमने फंडामेंटल राइट्स कवर किया था तो वहाँ पे हमने देखा था कि फंडामेंटल राइट्स आपके पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं, लेकिन जो आपके DPSP होते हैं ये सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं, बिल्कुल ठीक। दूसरा कि आपके ये नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये एक तरीके से आपके डायरेक्टिव्स मिले हैं स्टेट को कि किस तरीके से पॉलिसी फॉर्मेशन में इसका यूज़ करेंगे। सो ये ऑब्वियसली आपके एनफोर्सेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, जुडिशियल रिव्यू इज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन आर्टिकल 13। दूसरा है आपका ओनली द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। और आपके ऑप्शंस हैं 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन। और इसका आंसर होगा आपका बी, विच मीन्स आपका सेकंड स्टेटमेंट ही सही है। सो पहला स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि आप पे एक्सप्लिसिटली वर्ड में लिखा गया है। अगर एक्सप्लिसिटली की जगह आपका इम्प्लिसिटली होता तो ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक होता। बेसिकली आपका आर्टिकल 13 जो है ना, वहाँ पे आपका बिल्कुल ऐसे डिफाइन नहीं बताया नहीं गया है कि जुडिशियल रिव्यू इसमें बात करी गई है, लेकिन हम उससे इंटरप्रिटेट करते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक जुडिशियल रिव्यू की तरफ को शो करता है। सो हम एक्सप्लिसिटली नहीं बोल सकते हैं, बट इम्प्लिसिटली हम ये मान रहे हैं कि वो जुडिशियल रिव्यू की तरफ इशारा कर रहे हैं। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ही आपका जुडिशियल रिव्यू करने की पावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग वॉज एडिड टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बाय 42nd अमेंडमेंट? Equal pay for equal work for both men and women, participation of worker in management of industry, right to work, education and public assistance, securing living wage and human condition of work to workers। 2017 का क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा आपका बी, विच मीन्स आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो सही है। सो जो आपका 42nd अमेंडमेंट था इसमें आई गेस आपके 4 ऐड करे गए थे। एक आपका चाइल्ड से रिलेटेड था, एक आपका जस्टिस से रिलेटेड था, ओके, एक आपका वर्कर से रिलेटेड था और एक आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड था। सो जहाँ तक मुझे याद है चेक कर सकते हैं। सो आपका बी वाला ऑप्शन फिर यहाँ पे सही बैठता है क्योंकि ये वर्कर्स की बात यहाँ पे करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ गिवन बाय डाइसी? नो मैन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर अ ब्रीच ऑफ लॉ, equality before law, that is equal subjection of all citizens, the constitution is the result of fundamental rights, rule of law is the part of basic structure in the Indian constitution। और आपका आंसर है डी, विच मीन्स आपका जो लास्ट स्टेटमेंट है वो गलत है। देखिए क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि डाइसी ने जो रूल ऑफ लॉ दिया था ना उसके बारे में आपको गलत स्टेटमेंट यहाँ पे कौन सा सही नहीं है।
सो पहला बिल्कुल ठीक है, डाइसी ने ये तो कहा था कि कोई भी इंसान को हम ऐसे पनिश नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट अगर उसने कोई लॉ ना तोड़ा हो। दूसरा, इक्वालिटी बिफोर लॉ बिल्कुल उसके एलिमेंट में से एक था। तीसरा, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फंडामेंटल राइट्स का रिजल्ट है, बिल्कुल ठीक है। लास्ट, क्योंकि वो डाइसी ने दिया था तो वो कहाँ से आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेगा, तो लास्ट वाला आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट with reference to the Constitution of India. The directive principles of state policy constitute limitation upon. तो आपको बताना है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस पे लिमिटेशन लगा रहे हैं। लेजिस्लेटिव फंक्शन, एग्जीक्यूटिव फंक्शन, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका नन, विच मीन्स आपके दोनों में से कोई इसका आंसर नहीं है, क्योंकि ये आप दोबारा से पढ़िए, ये बोल रहे हैं कि लिमिटेशन लगा रहे हैं किसके ऊपर। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल तो वैसे भी आपके एनफोर्सेबल नहीं है, तो वो लिमिटेशन कैसे लगाएंगे। फिर आपका लेजिस्लेटिव फंक्शन, एग्जीक्यूटिव फंक्शन तो दूर दूर तक आपका आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये बात तब होती है अगर वो एनफोर्सेबल होते, ओके। और वो एनफोर्सेबल ही नहीं है तो वो लिमिटेशन भी कोई नहीं लगा सकते हैं। हाँ, उनका यूज़ ये फंक्शन जो लेजिस्लेचर है वो रूल मेकिंग में कर सकता है, एज अ गाइडेंस में, इंस्ट्रक्शन के उसमें देख सकता है, बट वो लिमिटेशन नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग out of the following statement, choose the one that brings out the principle underlining cabinet form of government. So पहला है आपका an arrangement for minimizing the criticism against the government whose responsibility are complex, hard to carry out, satisfaction of all. दूसरा है mechanism for speeding up the activities of government whose responsibility are increasing day by day, mechanism of parliamentary democracy for ensuring collective responsibility of government to the people, a device for strengthening the hands of the head of the government whose hold over the people in this state is डिक्लाइन। सो करेक्ट बताना है। कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। सो जब आपने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाला कवर किया होगा तो आपने फिर आप समझ गए होंगे कि क्या इसके बारे में सही बात बोली जा रही है। सो इसका आंसर होगा आपका सी। एक एक करके देखते हैं। पहला जो स्टेटमेंट था कि ये एक तरीके का अरेंजमेंट है जो मिनिमाइज करता है क्रिटिसिज्म को, गवर्नमेंट के क्रिटिसिज्म को मिनिमाइज करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, ओके एंड ऑल। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, इसका कोई लॉजिक नहीं बैठता है, ठीक। दूसरा यहाँ पे बोला गया था कि मैकेनिज्म फॉर स्पीडिंग अप द एक्टिविटीज़ ऑफ गवर्नमेंट हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, ये भी आपका सही नहीं देखने को जा रहा है, क्योंकि कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, ओके। और ये को कहीं दूर दूर तक किसी भी जो गवर्नमेंट की मशीनरी है, ठीक है, वहाँ पे ये देखा नहीं जा सकता है कि वो किस तरीके से उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है, ठीक है, वो उसकी उस पर डिपेंड करेगा। तीसरा, मैकेनिज्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉर इंश्योरिंग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू द पीपल, ये जो है ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि यही तो होता है कि ये एक तरीके का एक मैकेनिज्म है जहाँ पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है और यहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें देखने को मिलती है। कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो ये इसी की बात तो कर रहा है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात ही तो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी जो आपका कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपकी, और टू द पीपल मतलब जो लोगों की तरफ को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे देखने को मिल रही है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। द टर्म अनटचेबिलिटी इज नोवेयर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ द ऑफेंस ऑफ अनटचेबिलिटी इज डिस्क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर एंड आवर ऑप्शंस आर वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। सो इसका आंसर होगा आपका डी, विच मीन्स आपके दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। सो पहला जो था आपका टर्म अनटचेबिलिटी इज नोवेयर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये गलत है, आपने बिल्कुल देखा आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी के बारे में बताया गया। हाँ, अगर ये बोलते कि अनटचेबिलिटी कहीं डिफाइन नहीं है तो वो बिल्कुल ठीक होता, क्योंकि वो डिफाइन नहीं करा गया। दूसरा, पर्सन एक्यूज ऑफ ऑफेंस ऑफ अनटचेबिलिटी इज डिस्क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, यहाँ पे कन्विक्टेड आएगा, अक्यूज नहीं आएगा। अगर कोई पर्सन कन्विक्टेड पाया जाता है कि उसने अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करी है तो वो डिस्क्वालीफाई कंसिडर किया जा सकता है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन के लिए। तो याद रखिएगा, यहाँ पे कन्विक्टेड वर्ड यूज्ड है, आपका जो अक्यूज वर्ड है वो यूज़ नहीं करा गया है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। आर्टिकल 19 गारंटीज टू ऑल सिटीजन द 6 फंडामेंटल राइट्स। Originally, Article 19 contained 7 rights. Right to acquire property was related by 42nd Constitutional Amendment Act 1976. These 6 rights are protected against
ओनली स्टेट एक्शन नॉट प्राइवेट इंडिविजुअल। आपके ऑप्शन है 1 and 2 ओनली, 1 to 3 ओनली, 2 ओनली, 1 to 4 ओनली। सो इसका आंसर होगा आपका 1 to 4 ओनली, क्योंकि आपका जो यहाँ पे 42nd नहीं 44 जो आपका अमेंडमेंट था उससे आपका राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी डिलीट करा गया था। सो पहला बिल्कुल ठीक है, 6 होते हैं, ओरिजिनली 7 थे, हमने देखा भी था, फिर प्रॉपर्टी हटा दिया गया था, और ये आपके स्टेट के एक्शन के अगेंस्ट है, ना कि प्राइवेट इंडिविजुअल के। तो आपका आंसर हो जाता है 1, 2 and 4 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एवरी सिटीजन हैज़ अ राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। This freedom can only be exercised only on public land. Demonstration, processions, and strike are included the freedom of assembly. The state can invoke reasonable restriction only on the ground of sovereignty and integrity of India. तो इसका आंसर होगा आपका सी। सो सी यहाँ पे क्यों होगा, पहले ये देखते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन बिल्कुल ठीक है, प्रोसेशन बिल्कुल ठीक है, स्ट्राइक नहीं होगा, स्ट्राइक का राइट नहीं दिया गया है यहाँ पे, तो फिर आपका थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाता है। पहला स्टेटमेंट फिर जो बोलते हैं कि हर सिटीजन को राइट है पीसफुली असेंबल होने का, ये बिल्कुल ठीक है, असेंबली जो होनी चाहिए वो पीसफुल होनी चाहिए, बिना आर्म्स के होनी चाहिए। दूसरा, ये सिर्फ पब्लिक लैंड के लिए ये बोला गया है, बिल्कुल ठीक है। तीसरा, स्टेट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, आपका आर्टिकल 19 एब्सोल्यूट नहीं है नेचर में, और यहाँ पे जो होगा आपका ये सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी के ग्राउंड्स पे लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन आर्टिकल पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्लैश आर करेक्ट। दे शैल बी एनफोर्सेबल बाय कोर्ट, दे शैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, द प्रिंसिपल लेड डाउन इन दिस पार्ट आर इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉ बाय द स्टेट। And your options are 1 only, 2 only, 1 and 3 only, 2 and 3 only। और इसका आंसर होगा आपका डी, विच मीन्स 2 and 3 only, क्योंकि आपका पार्ट 4 है, तो पार्ट 4 में किसकी बात करी गई है, आपकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करी गई है। पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है क्योंकि वो एनफोर्सेबल नहीं है। सो अगर आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है तो ए आंसर नहीं होगा, आपका सी आंसर नहीं होगा। अब आपका जो बचता है 2 and 3 में से, सो अगर आपको बिल्कुल पता चल चुका है कि आपका फोर्थ पार्ट में डीपीएसपी की बात करी है, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में ना आपका देखिए कितना क्लेवरली करा है। मानो अगर किसी को पता भी है कि डीपीएसपी है और उन्हें ये याद ना हो कि आर्टिकल 4 में आपका डीपीएसपी है, वैसे तो पता होगा ही बट स्टिल, सो यहाँ पे फिर आपका जो थर्ड ऑप्शन है ये बिल्कुल ठीक हो जाता है, क्योंकि ये आपका इन्फ्लुएंस करते हैं लॉ मेकिंग को। नेक्स्ट स्टेट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। Freedom of movement is guaranteed only to the citizen of India. This right only cover right to move inside the country. There are two grounds on which reasonable restriction can be put to the right to movement: security and sovereignty. And the inner line permit is a reasonable restriction on the freedom of movement. सो इनकरेक्ट बताना है, आपका आंसर होगा यहाँ पे सी, विच मीन्स आपका थर्ड स्टेटमेंट गलत है। एक एक करके देखते हैं। पहला, यहाँ पे आपको सिटीजन को मिला है, बिल्कुल ठीक है, आर्टिकल 19 आपको सिटीजन को ही मिला गया है। दूसरा, यहाँ पे आपका ये सिर्फ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इनसाइड द कंट्री को कवर करता है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपका जो आउटसाइड द कंट्री है वो 21 के अंदर कवर होता है। मनेका गांधी केस में हमने देखा था कि आपका राइट टू मूव आउटसाइड द कंट्री ये 21 के अंदर कंसिडर किया जाता है। तीसरा जो था, यहाँ पे आपका ग्राउंड्स है ना, ये गलत दिए गए हैं, ठीक। और जो लास्ट वाला है, इनर लाइन परमिट इज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ये बिल्कुल ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपके ग्राउंड्स दिए गए हैं वो आपके इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब, तभी तो आपका इनर लाइन परमिट लग रहा है। जब आपके शेड्यूल ट्राइब का प्रोटेक्शन हो रहा है तभी तो आप, तो तभी इसमें, क्योंकि ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आपके फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में स्टेट लगा सकता है, ओके। और यहाँ पे जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कराई था कि राइट टू मूव आउटसाइड द कंट्री, ये आपका आर्टिकल 21 में आपका कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मार्शल लॉ इन इंडिया। मार्शल लॉ कैन बी एनफोर्स्ड इन एनी एरिया विद इन द टेरिटरी ऑफ द इंडिया। Concept of martial law is borrowed from USSR. The expression martial law has not been defined anywhere in the Constitution. It affects only the fundamental rights. आपका जो आंसर होगा आपका वो होगा यहाँ पे बी, क्योंकि जो मार्शल लॉ है आपका यूएसएसआर से नहीं, आपका इंग्लैंड से लिया गया है। बाकी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। पहला स्टेटमेंट जहाँ पे बोलते हैं कि ये आपका किसी भी एरिया में लग सकता है टेरिटरी, ये बिल्कुल ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट जहाँ पे बोलते हैं कि डिफाइन नहीं करा गया है, बिल्कुल ठीक है। और लास्ट स्टेटमेंट कि इट अफेक्ट ओनली दी फंडामेंटल राइट्स, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। द राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट बाय अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज गारंटेड।
Supreme Court shall have power to issue direction or orders for enforcement of any of the fundamental rights. President can empower any other court to issue direction, order, writs of all kinds. And the last one is President can suspend the right to move to any court for the enforcement of fundamental rights during national emergency. इनकरेक्ट बताना है. यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका सी, विच मीन्स आपका जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत है. बेसिकली पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बोला गया था कि आपका राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट आपका गारंटेड है, बिल्कुल ठीक है. ठीक. दूसरा जो था आपका कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो इशू करता है डायरेक्शन और ऑर्डर्स फंडामेंटल राइट्स के इशू के एनफोर्समेंट के लिए, ठीक हो जाता है. सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं बोला है ना इसने, तो तब ठीक हो जाता है ये. तीसरा, प्रेसिडेंट कैन एम्पावर्ड अदर कोर्ट टू इशू डायरेक्शन. नहीं, यहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं करता है. पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है कि वो किसी भी कोर्ट को ये पावर दे सकता है. और लास्ट बिल्कुल ठीक है कि प्रेसिडेंट राइट टू मूव को सस्पेंड कर सकता है नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि वो किसी भी दूसरे कोर्ट को ये पावर दे सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. आपका पहला है स्टेट कैन यूज द टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ ऑल रिलीजन. स्टेट इज नॉट अलाउड टू लेवाई टैक्सेस ऑन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बट कैन कलेक्ट फी. नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. एंड द लास्ट इज ए एंड सी, बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट. इसका आंसर होगा आपका सी, क्योंकि देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला है कि किसी भी एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आपके रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं. ये गलत है. हमने देखा था कि जहाँ पे आपके स्टेट फुली फंड, पूरी तरीके से स्टेट फंड कर रहा है जिस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, वहाँ पे नहीं कर सकते हैं. ओके. बाकी फिर उन्होंने कैटेगराइजेशन कर रखा था कि किस तरीके से कहाँ पे कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं कर सकते हैं. बट यहाँ पे इन्होंने बोला है कि एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इसलिए आपका थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाता है. पहला बिल्कुल ठीक है, स्टेट सारे रिलीजन के प्रमोशन में टैक्सेस का यूज़ कर सकता है, स्पेसिफिक नहीं कर सकता है किसी एक के उसमें. दूसरा बिल्कुल ठीक है, स्टेट जो है टैक्स नहीं लगाएगा बट फीस को कलेक्ट कर सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. फ्रीडम टू मैनेज religious affair subject to public order, morality and health. Every religious denomination or any section therefore shall have right. तो कौन से राइट होंगे? टू establish and maintain institution for religious and charitable purpose, to manage its own affair in matter of religion, to own and acquire movable and immovable property, to administer such property in accordance with law. इनकरेक्ट ऑप्शन बताने हैं 1 and 3 ओनली, 3 ओनली, नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव. इसका आंसर होगा आपका सी, विच मीन्स आपका नन ऑफ द अबव. इट मीन्स आपके सारे जो आपके दिए गए हैं राइट दिए गए हैं आपके, ओके, उसकी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, ओके. और ये अपने रिलीजियस मैटर्स को भी खुद सॉल्व कर सकते हैं. इमूवेबल मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी बता रखा है. आपके सारे आपके एग्जैक्टली आपके डिटेल्स में बताए गए हैं. लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21. फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन. Right, that this right is available to both citizen and non-citizen. Protection under Article 21 is available against the both arbitrary executive and arbitrary legislative actions. As per Indian Constitution, right to privacy is a part of right to life. Maneka Gandhi case introduced American expression due process of law in Article 21. आपका आंसर होगा इसमें सी, विच मीन्स आपका थर्ड स्टेटमेंट गलत है. एक एक करके देखते हैं. पहला स्टेटमेंट कि आपका आर्टिकल 21 दोनों को मिला है, बिल्कुल ठीक है. दूसरा जहाँ पे बोलते हैं कि ये आपका आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों के अगेंस्ट यहाँ पे ये प्रोवाइड करता है, बिल्कुल ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. तीसरा गलत इसलिए हो जाता है, ये बिल्कुल ठीक है, राइट टू प्राइवेसी आपका राइट टू लाइफ के अंडर आता है, बट ये आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बोला गया है. ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये बात निकल के आई है कि राइट टू प्राइवेसी आपका राइट टू लाइफ के अंदर कंसीडर किया जाएगा. लास्ट बिल्कुल ठीक है कि मनेका गांधी केस के थ्रू ही आपका जो ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ है वो भी इंट्रोड्यूस किया गया था, और अब से जो होता है आपका दोनों ही फॉलो किया जाता है. प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ भी और ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ भी, जो कि बहुत अच्छे से आर्टिकल 21 जब डिस्कस हुआ था तो वहाँ पर हिमांशु सिंह ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था. दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप आप लोगों ने अच्छे से स्कोर किया होगा. अपना स्कोर कैलकुलेट कर लीजिए और बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए. ये भी लिखिएगा कितने क्वेश्चन स्किप करें, ओके. और अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेरी है आप वो भी वहाँ पे डाल सकते हैं, टाइमली सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी. थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच. कीप लर्निंग, कीप हेल्दी. थैंक यू.